Welcome again in class 12th physics and the chapter atoms. This is our new chapter for physics part second. Okay, we already complete the 11th chapter dual nature of radiation and matter. Okay, एनसीईआरटी की पीडीएफ में भी मैं आपको भेज चुका हूँ एक्सरसाइज क्वेश्चन. ठीक है, उसमें जो एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप डेफिनेटली उनको कर लें. एडिशनल क्वेश्चन एक बार आप उनको ड्रॉप अगर कर देते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन को एक भी ड्रॉप नहीं करना है, उसको करना है जो टेक्स्ट के क्वेश्चन है. ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज एटम्स. इसमें इस बार थॉमसन मॉडल जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है. ठीक है, आपको जो पढ़ना है वो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो पढ़ना है इसके अंदर. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ अ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग. आप लोग केमिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल गीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो गीजर मार्सन ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी थी एक काई पर, थीन फॉइल पर, गोल्ड की फॉइल थी उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, उसको बम्बार्डिंग करी थी. आपको एक बात ध्यान रखना है, अल्फ़ा पार्टिकल को हम हीलियम के एटम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 4, जिसको हम लिखते हैं 2He4. ये अल्फ़ा पार्टिकल है आपका. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, एन अल्फ़ा पार्टिकल इज हीलियम आयंस, हीलियम एटम्स फ्रॉम विच बोथ इलेक्ट्रॉन हैव been removed. It has charge plus 2 electron and its mass is nearly 4 times the mass of protons. ठीक है, मतलब हम उसको क्या लिखते हैं 2He4. ओके, ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या है, अ रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लाइक बिस्मिथ, इसका एटॉमिक नंबर 83 एंड एटॉमिक मास कितना है 214 is enclosed in lead block. ठीक है, प्रोवाइडेड विथ अ नैरो ओपनिंग. ठीक है, अल्फा पार्टिकल फ्रॉम दिस सोर्स आर collimated into a narrow beam through a narrow slit. The beam is allowed to fall on a gold foil of thickness 2.1 into 10 to the power minus 7. ठीक है, जो गोल्ड फॉइल थी उस गोल्ड फॉइल को की थिकनेस कितनी थी 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. इस गोल्ड फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल को क्या किया गया था, एक स्लिट से पास करके इस पर बम्बार्डिंग की गई थी. ठीक है, अब जो बम्बार्डिंग की गई है वो ऑब्जर्व करी कि वो बम्बार्डिंग किस तरीके से हुई है. ठीक है, द अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन एज ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ रोटेबल डिटेक्टर विच कंसिस्ट ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, ये यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन है और माइक्रोस्कोप से उनको देखा गया है. इट प्रोड्यूस अ टाइनी फ्लैश और स्क्रिंटलाइजेशन विच इज़ व्यूड थ्रू माइक्रोस्कोप, और वो काई से देखा गया है, माइक्रोस्कोप से उनको देखा गया है. ठीक है, इन दिस वे द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल्स कैन बी काउंटेड. तो अलग अलग एंगल पर जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए उनको क्या किया गया, काउंट किया गया. द होल एपरेटस इज इनक्लोज इन एवेकुएटेड चैम्बर टू अवॉइड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय द एयर मॉलिक्यूल. तो ये पूरा एपरेटस जो है वो एक चैम्बर के अंदर जो है वो किया गया है. ठीक है, पूरा इनक्लोज्ड था. ठीक है, नाउ ये डायग्राम आप लोग बना लेंगे इस तरीके से, स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. ठीक है, ये डायग्राम, ये अरेंजमेंट था पहले इस तरीके से. अब उसके बाद में ये अरेंजमेंट जो है हुआ, अब इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी. ठीक है, उनको यहाँ पर देखते हैं हम. ओके, ए शोन इन फिगर 12.3 कौन सा है 12.3, ये ग्राफ जो यहाँ पे बना हुआ है. ठीक है, अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल अल्फा थीटा एंड द नंबर एन ऑफ थीटा ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल थीटा फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, देखिए स्कैटरिंग एंगल है
और ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में ग्राफ जो है ड्रॉ किया तो इस तरीके से आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये स्कैटरिंग एंगल है यहाँ पे कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है इससे आए और ये एक स्लिट है, कॉलमेटेड स्लिट, और ये गोल्ड फॉइल इसके ऊपर गिराया तो कुछ इधर स्कैटर्ड हो गए। ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ टकराने के बाद में ऐसे हो गए। वो सारे ऑब्जर्वेशन हम अभी यहाँ पे देखेंगे उसको। ठीक है, अब पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या क्या है देखिए, ग्राफ में हमको क्या बताया गया है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल और सफ़र ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शन। अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में चले गए। ठीक है, गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद में, या हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कम डिफ्लेक्शन जो है वो हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 in 8,000 गेट्स डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री और मोर। बहुत कम अल्फा पार्टिकल, 8,000 में से एक 90 डिग्री या इससे ज़्यादा के एंगल पे क्या हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं। ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल गेट्स रिबाउंडेड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल सफ़र अ डिफ्लेक्शन ऑफ नियरली 180 डिग्री। ठीक है, क्या बोला गया, ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल गेट्स रिबाउंडेड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल सफ़र अ डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे आए वापस इधर चले गए, बिल्कुल मतलब 180 डिग्री से वो क्या हो गए, वापस रिबाउंड हो गए, जिस डायरेक्शन में आए थे उसी डायरेक्शन में वो चले गए। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट आए, ऑब्जर्वेशन है, इनका क्या मतलब है, कुछ कंक्लूजन यहाँ पर दिए गए। रदरफोर्ड कंक्लूडेड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एन एटम। ठीक है, द मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम्स मस्ट बी एम्प्टी। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये कंक्लूज़न निकाला कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में पास हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर उस एटम्स के अंदर बहुत सारा स्पेस जो है वो खाली था। टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, Rutherford suggested that all the positive charge and mass of atoms is concentrated in a very small region called nucleus of the atoms। ठीक है, जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए 90 डिग्री या उससे ज़्यादा पर, उसका रीज़न क्या दिया है रदरफोर्ड ने ये बोला है कि उस एटम्स का सारा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ही छोटे रीजन में, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय cloud of electrons whose total negative charge is equal to the total positive charge on the nucleus, so that the atoms has a whole is electrically neutral। जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब इस इन ऑब्जर्वेशन को और अच्छी तरीके से इस डायग्राम्स में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जैसे 1 है, नीचे 1 डैश, ये सब पार्टिकल्स है जो इस रास्ते से आए थे, इधर डिफ्लेक्ट हो गए। ये 1 डैश इससे आया, इधर डिफ्लेक्ट हो गया। 2 इधर आया और इधर डिफ्लेक्ट हुआ है। फिर ये 2 डैश इधर आया, इधर डिफ्लेक्ट हुआ है। 3 देखो यहाँ आया तो इधर डिफ्लेक्ट हो गया। ये 3 डैश इधर आया, इधर डिफ्लेक्ट हो गया। और 4 जो इधर आया, ठीक, और वापस जो है वो इधर चला गया आपका। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज ड्यू टू द कोलम्बिक रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोला है, द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज ड्यू टू द कोलम्बिक रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। स्वाभाविक सी बात है, जो एटम्स है उस एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, एटम्स की ये गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और इधर अल्फा पार्टिकल आएगा तो अल्फा पार्टिकल के पास में भी क्या है, ये इसके 2 इसका एटॉमिक नंबर है और 2 4 इसका क्या एटॉमिक मास है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिपल्शन होगा, कोलम्बिक रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन फोर्स आप जानते हैं, प्लस प्लस चार्ज रिपल्शन करेंगे, माइनस माइनस भी रिपल करेंगे, तो इसका भी प्लस चार्ज, इसका भी प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, एन अल्फा पार्टिकल लाइक 1 और 1 डैश passing through an atom at large distance from the nucleus experiences small repulsion and pass almost deflected। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए ये 1 और 1 जो है दोनों, ये इनके ऊपर जो कोलम्बिक फोर्स लगेगा रिपल्शन फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये लार्ज डिस्टेंस से क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस से पास, न्यूक्लियस और इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। One is passed through the atoms at large distance from the nucleus, experiences a small repulsion force and passes almost deflected। ठीक है, अधिकतर ये क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट द अल्फा पार्टिकल लाइक 2 एंड 3 विच पास क्लोजर टू द न्यूक्लियस, उसके बाद जो 2 वाले हैं, 3 वाले हैं, ये न्यूक्लियस के पास में है। ठीक है, तो ये लार्ज रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, हेंस स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल, और ये ज़्यादा एंगल से भी क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे 2 वाला है, 2 वाला इधर आया था, 2 वाला देखिए अब ये 2, ये इतना एंगल इसका हुआ डिफ्लेक्शन का, ये 3 इधर है, ये इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, न्यूक्लियस और इन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है, तो फोर्स भी क्या लगेगा, इनके ऊपर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वेरी रेयरली एन अल्फा पार्टिकल लाइक 4 ट्रैवल हेड ऑन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये जो 4 वाला है, ये बिल्कुल हेड ऑन, मतलब ये यहाँ तक आएगा और फिर क्या हो जाएगा, द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स स्लो डाउन द अल्फा पार्टिकल विच इज़ फाइनली स्टॉप एंड देन रिपेल्ड बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स होगा जो यहाँ तक आएगा और फिर उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, और ये आर नोड है। इस आर नोड को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा इसमें। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, देखिए, सपोज एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी v, मूव्स डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एज इट approaches the positive nucleus, it experiences Coulombic repulsion and its kinetic energy gets progressively converted into electrical energy. At a certain distance r naught from nucleus, alpha particle stops for a moment and then begin to retrace its path. It is scattered through an angle of 180 degree. The distance r naught is called the distance of closest approach. ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब क्या, ये आर नोट जो अल्फा पार्टिकल इधर आया और यहाँ से कुछ देर पर स्टॉप होगा, रुकेगा और वापस फिर इधर जो है वो पलट जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहे हैं। कि इस न्यूक्लियस के बहुत पास में आई है, पास में आने के बाद में वो क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो इस डायरेक्शन में वापस पलट गया। ठीक है, बैक, जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में वापस मुड़ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एट दिस डिस्टेंस आर नोट द एंटायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल इधर से आने में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद में वो स्टॉप हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 2 प्रोटॉन के, तो 2e हम उसको लिख दें। चार्ज ऑन स्कैटर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का हम एटॉमिक नंबर मान ले कितना है, z है, एटॉमिक नंबर क्या है, z है, और e जो है वो क्या है, चार्ज, एक चार्ज पर, एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम्स। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन न्यूक्लियस एट डिस्टेंस आर नोड क्या हो जाएगा, देखिए u इक्वल टू क्या है, k Q1 Q2 बाई आर नोड। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। k, Q1 की वैल्यू आप यहाँ से रख दें, Q2 की वैल्यू आप यहाँ से रखते हैं, और ये आर नोड। ठीक है, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों क्या होगी, बराबर होगी एनर्जी। तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर और के 2 z e स्क्वायर बाई आर नोट, ई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप आर नोट की वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 k z e स्क्वायर बाई के अल्फा या एम वी स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और के की वैल्यू आपको पता है ही सही, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलॉम इनवर्स स्क्वायर। क्लियरली द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉलर देन आर नोट। ओके, इन वन ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स
अल्फा पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर यूज्ड। उसमें अल्फा पार्टिकल को एक्सलेट करने के लिए जो एनर्जी जो है वो यूज़ की थी वो कितनी थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी जो है कितनी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम बोल सकते हैं 5.5 इंटू 10⁻⁻, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है। एटॉमिक नंबर गोल्ड का कितना होता है 79 होता है। ठीक है। तो आर नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 k Ze² बाई के अल्फ़ा। जब हम सारी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा 41.3 FM। FM मतलब फर्मी। 4.13 इंटू 10⁻⁻14 आया, इसका मतलब ये है कि 10⁻⁻15 किसके बराबर होता है 1 फर्मी के बराबर होता है, 1 FM के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 41.3 FM। ठीक है। Now, distance is considered considerably larger than the sum of radii of gold nucleus and alpha particles. The radius of nucleus is order of 1 Fermi, where 1 Fermi equal to ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर समझ लें आप लोग। The scattering of an alpha particles from a nucleus depends on its distance of closest approach to the nucleus or of on an equivalent length called impact parameter b। ठीक है। ये जो स्कैटरिंग है अल्फा पार्टिकल की ये डिपेंड करेगी उस डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है। ये जैसे न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे क्या है, ये थीटा, इसकी स्कैटरिंग हो रही है, और ये बी क्या है डिस्टेंस। ठीक है। तो ये जो बी है इसको हम क्या बोल रहे हैं इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन आप लोग देखिए, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस व्हेन इट इज़ फार अवे फ्रॉम द एटम। ठीक है। जो एटम से थोड़ी दूरी पर रहेगी। ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियस का सेंटर होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसका सेंटर है, और ये डिस्टेंस उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है। और कुछ पॉइंट इसमें जो है वो दिए गए हैं। फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर द रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल इज वीक ऑफ इट्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कैरेक्टर एंड द अल्फा पार्टिकल पासेस ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है। मान लीजिए अगर ये इम्पैक्ट पैरामीटर अगर ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो रिपल्सिव फोर्स भी क्या लगेगा कम लगेगा, और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए ही निकल जाएंगे। फॉर स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर द रिपल्सिव फोर्स इज लार्ज, सो अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल। अगर बी की वैल्यू ज़्यादा, इम्पैक्ट पैरामीटर अगर ज़्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल भी ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे लार्ज एंगल पर। फॉर हेड ऑन कोलिजन मतलब जस्ट इस न्यूक्लियस के ऊपर आके टकराएगा। ठीक है। व्हेन अल्फा पार्टिकल जस्ट एम्स एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस द इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, इसका एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अल्फा पार्टिकल इज रिवर्स बैक अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ। अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएगा बिना डिफ्लेक्ट हुए उसी रास्ते से वापस रिटर्न हो जाएगा। द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्कैटर अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट पैरामीटर एंड नेचर ऑफ द पोटेंशियल फील्ड। ठीक है। रदरफोर्ड ने बी और स्केटिंग एंगल के बीच में एक रिलेशन दिया था, बी इक्वल टू 1/4πε0 ZE² cot थीटा बाई 2/k, या 1/4πε0 ZE² cot थीटा बाई 2 1/2 mv²। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इसका डेरिवेशन नहीं है लेकिन ये रिलेशन है। ठीक है। इस तरीके से इम्पैक्ट पैरामीटर और थीटा के बीच में। ओके। नाउ रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है। लिमिटेशंस आप लोग पहले क्या क्या हैं वो देख लीजिए। ठीक है। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रदरफोर्ड पॉजेस फॉलोइंग मॉडल ऑफ एन एटम्स। उसने क्या क्या दिए पहले उसके पोस्टुलेट फिर लिमिटेशंस। एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज and almost the whole mass and atom are concentrated. This core is called nucleus. उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरा the size of nucleus is very small as compared to the size of atoms। न्यूक्लियस की साइज ही होती है, याद रखेंगे बिल्कुल, और एटम्स की कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर। The nucleus is surrounded by suitable number of electrons so that their total negative charge is equal to the total number of positive charge of nucleus हो
होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव के बराबर होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली जो एटम्स होता है वो न्यूट्रल होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट मूव करते हैं वैसे ही न्यूक्लियस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रिवॉल्यूशन is provided by the electrostatic attraction between the electrons and nucleus। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम करता है यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगता है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अब लिमिटेशन हम देख लें। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। हमें मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से कि जो भी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जब घूमता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करता है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज अंडर कंटिन्यूस एक्सेलेरेशन टुवर्ड द सेंटर। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की जब चारों तरफ घूम रहा है, कंटिन्यूसली घूम रहा है, एक्सेलेरेट हो रहा है, ठीक है, इट शुड कंटिन्यूस लॉस एनर्जी, और वो उसको एनर्जी क्या करना चाहिए, लॉस करना चाहिए। जब वो कंटिन्यूसली घूम रहा है तो उसको एनर्जी क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। एनर्जी उसकी क्या होगी, ख़त्म होगी घूमते घूमते। एंड मूव्स इन ऑर्बिट्स ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेडियाई। तो जब वो घूम रहा है उसकी एनर्जी कम हो रही है तो धीरे धीरे उसकी रेडियस में भी क्या होगा, चेंजेस आना चाहिए। एन इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो स्पाइरल पाथ एंड फाइनली इट शुड और कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। तो जब वो घूम रहा है, देखिए आप यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से चलना शुरू किया, ये घूमते घूमते अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करा। एनर्जी जब उसकी लॉस होगी तो उसकी रेडियस भी कम होगी, रेडियस कम होते होते बिल्कुल यहाँ के उसको गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये रदरफोर्ड बता नहीं पाया था, ये फेल हो गया था यहाँ पे। इन रदरफोर्ड्स मॉडल एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई। ठीक है, इन रदरफोर्ड मॉडल एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई। रदरफोर्ड के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट में घूम सकता है और उसकी पॉसिबल रेडियस भी अलग अलग हो सकती है। सो इट शुड एमिट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी एमिट करना चाहिए। बट इन एटम लाइक हाइड्रोजन एमिट ऑलवेज एमिट्स अ डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता है। उसने डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, जैसे आपने लाइमन सीरीज, बाइलमर सीरीज, ठीक है, फंड सीरीज, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो आप लोग इसको एटम स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, फिर हम जो है वो बोर्ड्स मॉडल पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।